गौर से देखिए इन चेहरों को जो दूसरे पत्रकारों पर गोदी मीडिया होने का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते। गौर से देखिए इन चेहरों को जो निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा तो करते हैं, लेकिन करते हैं पक्षपात। गौर से देखिए इन चेहरों को जो मोदी के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन राहुल के खिलाफ नहीं। गौर से देखिए इन चेहरों को जो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहब्बत की दुकान से प्रेरित कुछ ऐसे तथाकथित यूट्यूबर और पत्रकारों की जो निष्पक्षता का चोला ओढ़कर जमकर पक्षपात करते हैं। वैसे तो मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, नहीं किसी यूट्यूबर या यूट्यूब पत्रकार से, लेकिन देशवासियों के समक्ष सच्चाई लाने का यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और यकीन मानिए, मैं जो बताने वाला हूं उससे आप भी कहीं ना कहीं जरूर सहमत होंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि खामियां और अच्छाइयां पक्ष और विपक्ष दोनों में ही है, लेकिन कुछ ऐसे झंडूबाम टाइप के यूट्यूबर और पत्रकार हैं जो पिछले कुछ महीनों से लगातार अपने साथी दिमाग का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और एनडीए के कमियों को ढूंढ ढूंढ कर लोगों के समक्ष परोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छाइयों और उपलब्धियों को नहीं। यह ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तारीफ में खूब खबरें दिखाते हैं, लेकिन खामियों को नहीं। मानो ये पत्रकार नहीं, मोदी के खिलाफत करने वाले एंटी मीडिया फैक्ट्री हों। ये ऐसे खुजली के पेड़ हैं जिन्हें किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका एकमात्र लक्ष्य हर हाल में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाकर पैसा कमाना और अपने पसंदीदा पक्ष को फायदा पहुंचाना है। जो पत्रकार और पत्रकारिता जगत के गरिमा को तार तार करता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इन पत्रकार बाबाओं की कुछ वीडियो, जिसमें इन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शब्दों के वाण से प्रहार किए हैं। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसी टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ये सबसे खराब लोग होते हैं देश के लीडर्स बनने के लिए। आंखें खोल लीजिए, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, और यहां भारतीय जनता पार्टी को भी बचाना है इस तानाशाही से। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी पर बार बार ये आरोप लगे हैं संविधान को लेकर। इस चुनाव में भी संविधान को लेकर प्रधानमंत्री पर लगातार विपक्ष ने हमले किए हैं, और जिस ढंग से सरकार चलाई गई है, जिस ढंग से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी है, जिस ढंग से विपक्ष के खिलाफ मोर्चे खोले गए, जिस ढंग से लोकतंत्र के मंदिर से 150 सांसदों को निकालकर संविधान की धज्जियां बार बार उड़ाकर कायदे कानून पारित किए गए, ये सब दुनिया ने देखा। हालांकि ये भी हकीकत है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में उसका सुपड़ा साफ हो गया। छत्तीसगढ़ में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई कांग्रेस। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम इन राज्यों में ये यात्रा नाकाम रही। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा ने पूरी कांग्रेस को खरीद लिया था, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था। मैंने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो नया होने की बहुत कोशिश करते रहे, मगर हर कोशिश के बाद पहले से ज़्यादा पुराना लगते रहे। हर बार पुराने को ही दोहराते नजर आए। उनकी ऊर्जा की बातें तो होती रहीं, लेकिन थके थके से नजर आए।
45-50 इंटरव्यू देने का फैसला जिस भी ब्रांड मैनेजर का रहा होगा, उसे नहीं दिखा कि कोई 50 इंटरव्यू में नया हो ही नहीं सकता। उनका वीडियो तो बहुत बना मगर कंटेंट नहीं निकला। मैक्सिमम वीडियोस विद जीरो कंटेंट। हो सकता है कि वे चुनाव जीत जाएं। भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर लोग फर्जी मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं, वहां फर्जी बातों से वोट नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? यहां अगर झूठ और नफरत का माल नहीं बिकेगा तो कहां बिकेगा? इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी अगर कहीं पर नया लग रहे थे तो अपनी रैलियों के मंचों पर नजर आ रहे थे, जब वे झूठ और नफरत के अलावा अनाप शनाप बोल रहे थे। झूठ और नफरती बातें तो पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नया था तो बस अनाप शनाप ही था। नमस्कार। अंबानी के चैनल पर कल ही नरेंद्र मोदी त्रिया चरित्र रच हमारे सुप्रीम लीडर से बड़ा झूठ बोलने वाला नेता आज तक दुनिया के इतिहास में भी पैदा नहीं हुआ। परसों कह रहे थे कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो समाज में रहने लायक नहीं रहूंगा। संकल्प लेता हूं कि हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, और संकल्प 24 घंटे भी नहीं टिका। अगले ही दिन रैली में हिंदू मुसलमान करने लग गए। दोस्तों, मोदी ने झूठ बोलने में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एक तरफ चुनाव में पिछड़ते मोदी की बौखलाहट है, डॉक्टर जयकौल वैसे तो मणिपुर की लड़ाई तक नहीं रोक पाते, अरे महंगाई तक नहीं रोक पाते। डॉक्टर जयकौल उस रिवन्ना को भागने तक से नहीं रोक पाते, लेकिन डॉक्टर जयकौल ने फिर से युद्ध रोकने का दावा कर दिया है। इनको मुसलमानों के आरक्षण से तकलीफ है। डॉक्टर जयकौल अपने देश में मुसलमानों से हिंदुओं को डराते हैं। डॉक्टर जयकौल फर्जी साइंटिस्ट के साथ साथ एक नंबर के बतौलेबाज हैं, एक नंबर के झूठे हैं। इसीलिए डॉक्टर जयकौल से भारत में न शक्तिमान जीत पा रहा है, न महागुरु कुछ कर पा रहे हैं। डॉक्टर जयकौल झूठ वाले अंधेरे की ताकत से सबको हरा देते हैं। हर फेज के बाद और ज्यादा बौखलाते क्यों जा रहे हैं नरेंद्र मोदी कि वो सब चीजें करने लगे हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया। हर फेज के बाद आप देखेंगे कि बौखलाहट कुछ ज्यादा नजर आ रही है। क्या ये आहट है जो कि खुद इन्हें महसूस हो रही है इनकी सत्ता जाने की? क्या इनको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जो खुला खेल बीते 10 बरस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की ताकत या कहें बहुमत के साथ इस देश के भीतर करते रहे, अब उस पर ब्रेक लग गई है। जिस तरीके का रिजल्ट निकल कर आया, उसने एक खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बजा दी है। और यह खतरे की घंटी इतनी खतरनाक है कि अब आने वाले वक्त में जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे, वहां वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि आंकड़े उसके खिलाफ हैं। दोस्तों, क्या मोदी जी ने फिर से कोई नया खेल शुरू कर दिया? नया जुमला, नया फार्मूला। दोस्तों, शपथ लेने के बाद आज मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दिन आज एनडीए साथियों का, जी हाँ, जो उनके एनडीए साथी हैं, सहयोगी हैं, पहले ही दिन, पहली ही चाल में आज सबको एक तरह से बेइज्जत किया, उनको अपमानित किया है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी जी ने सत्ता के नशे में, शराब के नशे में नहीं, सत्ता के नशे में, उसकी खुमारी में, क्या मोदी जी आज एक बड़ी गलती कर गए? उनको लगा कि आज भी उनके पास प्रचंड बहुमत है 2019 जैसा। क्या मोदी जी ने ये सोच लिया, अमित शाह ने ये सोच लिया? और क्या जिस तरह से उन्होंने बदसलूकी एक तरह से की है, जिस तरह का सौतेला व्यवहार किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इन लोगों के जुबान से प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस तरह के विष वर्षा हो रहे हैं। कुछ प्रबुद्ध जानकारों की माने तो ये ऐसे कब्ज, गैस और एसिडिटी के गोले हैं जो बिना राजनीति में रहे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ जमकर राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीति से दूर रहकर आक्रामकता के साथ विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। इन खुजली वाले पेड़ पौधों का कहना है कि इनका काम ही है सत्ता पक्ष के खामियों को उजागर करना
तो कीजिए ना, किसने रोका है? लेकिन जो अच्छे काम हैं, जो अच्छे काम किए हैं, उसे भी सामने लाइए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने वाले, पक्षपाती मानसिकता से ग्रसित ये ऐसे खुजली के पेड़ हैं जिनकी नजर हमेशा मोदी और बीजेपी की कमियों को ढूंढने में इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं। इनके जो कार्यशैली है वो इन पर विपक्षी गठबंधन के एजेंट होने के संदेह पैदा करते हैं। आपने गौर किया होगा कि इन लोगों के जो एजेंडे और मुद्दे होते हैं वो काफी हद तक विपक्षियों के एजेंडों और मुद्दों से मिलते जुलते होते हैं। जी हां, ये मोहब्बत की दुकान से प्रेरित बिन सुर और ताल के बजने वाले ऐसे फटे ढोल हैं जिनका लक्ष्य हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान चलाना और पैसा कमाना है। चाहे किसी विशेष पद पर या संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति की गरिमा को ठेस ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। और इनकी भावना इनके शब्दों से स्पष्ट झलकती है। वैसे कुछ लोगों की आदत हर हाल में खुजली करने की होती है, और वैसे खुजली के पेड़ों का कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सभी को अभिव्यक्ति की आजादी जो मिली हुई है। अब आप ही बताइए कि क्या श्री राम के नाम लेने वाले व्यक्ति को जगन्नाथ भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं? लेकिन इन खुजली के पेड़ों में से एक ऐसा खुजली का पेड़ है जिसे प्रधानमंत्री के जय जगन्नाथ बोलने से भी खुजली होने लगी, और इसे भी राजनीति से जोड़कर इसमें भी खामियां ढूंढने लगे। आप भी देखिए। आपने एक और चीज पर गौर किया होगा जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान बार बार खींचा है। जब से चुनावी नतीजे आए हैं, प्रधानमंत्री ने एक भी जगह जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। वो जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं। सदन के अंदर जय जगन्नाथ के नारे लगाए गए। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने यह तक कहा कि जगन्नाथ गरीबों के देवता हैं, मगर अपने पूरे संबोधन में राम को कहीं याद नहीं किया। सबसे बड़ी बात, अब आप श्री राम को भूल गए। आप सभी ने गौर किया होगा कि नरेंद्र मोदी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से जितना विपक्ष परेशान नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये खुजली वाले यूट्यूबर और पत्रकार परेशान हैं। और विपक्ष से ज्यादा इन लोगों के सीने पर सांप लौटने लगे हैं और बौखलाहट में बिलबिलाते हुए लोगों के समक्ष ऐसे समीक्षाएं प्रस्तुत कर रहे हैं मानो एनडीए की सरकार अब न तब गिरने वाली हो। हालांकि ऐसा नहीं कि ये लोग जो खबर दिखाते हैं उनमें सच्चाई नहीं होती है, लेकिन इनके कार्यशैली पर सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब ये किसी एक पक्ष को टारगेट करते हैं और उनके सकारात्मक पहलुओं पर बात नहीं करते, जबकि दूसरे पक्ष के कार्यकलापों का बखान करते हुए भरपूर मसाले के साथ चटपटा बनाकर परोसते हैं और उनकी त्रुटियों को, नकारात्मक बातों को उजागर करने से परहेज करते हैं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि दूसरे मीडिया कर्मियों पर गोदी मीडिया का आरोप लगाने वाले ये यूट्यूबर और पत्रकार क्या किसी गोदी मीडिया से कम हैं? चलिए, यह फैसला मैं आप सबों पर छोड़ता हूं कि मेरी बातों में सच्चाई है या नहीं। साथ ही पक्षपात से ग्रसित तथाकथित खुजली वाले इन पत्रकारों को मेरा सलाह होगा कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले वह खुद आत्ममंथन करे कि वो कहां तक सही है।
ताज्जुब तो तब होता है जब इतना सब करने के बाद भी पक्षपात से ग्रसित ये लोग, बिन पेंदे वाले ये पत्रकार दूसरे पत्रकारों पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप किसी के खिलाफ आवाज मत उठाइए, लेकिन पक्षपात की भावना से ऊपर उठकर बिना किसी पक्षपात के और सत्य तथ्यों के साथ, तभी जाकर आप निष्पक्ष पत्रकार कहे जाएंगे। नहीं तो आप पत्रकार तो नहीं, पाखंडी जरूर कहे जाएंगे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इन खुजली वाले पत्रकार बाबाओं की जो दुकानें चल रही हैं वो अभी मोदी के वजह से। ऐसा इसलिए कि ये लोग अपनी दुकानों में सिर्फ और सिर्फ मोदी की आलोचनाएं बेचते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये लोग जो खबर दिखाते हैं उसमें शायद ही कोई ऐसी खबर होगी जिसमें मोदी का नाम न लिया हो और उनकी आलोचनाएं न की हो। अगर इनमें दम है तो यह लोग सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 दिनों तक बिना मोदी के नाम लिए और उनका आलोचना किए खबर चलाकर दिखा दें। इनकी औकात क्या है इन्हें समझ में आ जाएगी। मैं वैसे यूट्यूबरों और पत्रकारों का भी निंदा करता हूं जो निजी स्वार्थ के लिए तथ्यहीन खबरें दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं वैसे न्यूज चैनलों, अखबारों, यूट्यूबरों और पत्रकारों का भी निंदा करता हूं जो सिर्फ मोदी और भाजपा के पक्ष में खबर दिखाते हैं। ऐसे पत्रकारों और संवाद संबंधी संस्थाओं पर समय रहते अंकुश नहीं लगाए गए तो आने वाले समय में यह देश और समाज के लिए नासूर तो साबित होंगे ही, साथ ही लोगों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों से बची खुची जो भरोसा है वो भी उठ जाएगी। अंत में मेरा सभी यूट्यूबरों और यूट्यूब पत्रकारों से बस इतना ही अनुरोध होगा कि गूगल के यूट्यूब ने हम सबों को कमाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। आप इसका सदुपयोग करके जितना चाहे उतना कमाइए, लेकिन पक्षपात की भावना से ऊपर उठकर ईमानदारी और सच्चाई के साथ, बिना किसी पक्षपात और तथ्यहीन खबरों के। और एक बात, अगर मेरी बातों से खुजली के पेड़ टाइप के यूट्यूबर और पत्रकारों की भावना हताहत हुई हो तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि मेरी बातों को द्वेष बनाकर मन में ना रखें, एक बार खुजलाकर उसे दूर कर दें। नमस्कार।